गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जैसा कि कल भी मिल चुके थे, ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि इवेंट मैनेजर क्या होते हैं, टूरिज़्म का ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, मीटिंग क्यों की जाती है, या इवेंट्स ही होते हैं, या जो टूरिज़्म होता है वो हमारे देश में कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसी के सिलसिले में जैसा कि मैंने कल आपसे बोला था कि कल हम फिर मिलेंगे और जब मैं आ गई, और आज की जो टॉपिक शुरू करेंगे उसी से आगे बढ़ेंगे। और आज हम ये जानेंगे कि जो हमारा इवेंट होता है वो मैनेजर उसे कैसे मैनेजमेंट करता है या ऑर्गेनाइजिंग करता है या कॉन्फ्रेंस को कैसे वो करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आज मैं बताता हूँ कि जो हमारे कंटेंट है, पहला कंटेंट है स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर फॉर द ऑर्गेनाइजिंग इवेंट मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस। यानी आज के टॉपिक में हम ये करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजिंग होती है वो इवेंट्स कैसे करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम मीटिंग्स कैसे करते हैं और मीटिंग करने के बाद हमें कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रेगुलेटरी फैक्टर्स ऑफ एक्ट। यानी हम यह ध्यान रखेंगे कि कुछ चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए या क्या हमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ इवेंट इंक्लूडिंग थीम बेस्ड एंड ट्रेडिशनल इवेंट्स। इस टॉपिक में हम यह पढ़ेंगे कि आप जैसा चाहते हैं कि इस मॉडर्न युग में सभी लोग चाहते हैं उनके जो इवेंट्स हैं वो पिछले इवेंट से ज़्यादा बेहतर और वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल भी, ताकि वो लोग इंक्लूडिंग इवेंट्स के अकॉर्डिंग कार्य कर सकें। आपने बहुत सारे इवेंट्स देखे भी होंगे, करवाए भी होंगे, तो आपने गौर किया होगा कि लोग आज के डेट में यह चाहते हैं कि जो हमारा इवेंट है वो ट्रेडिशनल के साथ साथ इस समय के अनुसार होना चाहिए और लोग उसे काफ़ी हद तक पसंद करें। और इवेंट देखने के बाद लोग यह है कि काश ऐसा इवेंट भी करा सकें। दूसरा हम आज ये भी पढ़ेंगे कि कम बजट में एक बेहतर इवेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट एंड डिजाइनिंग प्रोड्यूसर ऑफ इवेंट मैनेजर। यानी एक इवेंट मैनेजर कॉन्सेप्ट कैसे बनाता है, डिज़ाइनिंग कैसे करता है और एक इवेंट को मैनेज कैसे करता है। क्योंकि आज आप सभी लोग जानते हैं कि एक इवेंट को मैनेज करना बहुत बड़ी चीज़ है। यानी आप कह सकते हो कि एक इवेंट के लिए हमें कई सारे मेंबर्स की आवश्यकता पड़ती है और उन मेंबर से ही हमारा ग्रुप बनता है। और आप सभी जानते हो कि जब पूरा ग्रुप या पूरी इवेंट के पर्सन जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वह इवेंट बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। हम यहाँ पे आज यही सीखेंगे कि उन इवेंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही आप ये भी सीखोगे कि कम बजट में हमारे लिए सबसे बेहतर और ट्रेडिशनल इवेंट कैसे हो सकता है। कि हम चाहते हैं कि इवेंट मैनेजर को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसे इवेंट को भी मैनेज करना पड़ता है, इवेंट से जुड़े लोगों को भी मैनेज करना पड़ता है, अपने एम्प्लॉइज़ को भी मैनेज करना पड़ता है। और वो सारी चीज़ें वो कैसे मैनेज करता है यह डिपेंड करता है उसकी नॉलेज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेहतर, जैसा कि मैंने आपको आज के सारे टॉपिक से इंट्रोड्यूस कर दिए और जब सारे टॉपिक्स हम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं तो अब हम आगे चलते हैं और आज के अपने टॉपिक को पढ़ना शुरू करें। तो देखो पहला टॉपिक आपका लिखा हुआ है स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर फॉर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। देखिए किसी भी इवेंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि इवेंट्स के कार्य को देख सके। उस कार्य को करने के लिए आपको समय समय पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का या संस्था के लिए मीटिंग करनी है। आपको इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कार्य हो रहा है वो सभी को बताया जाए और मीटिंग में हम अपनी बात को रखते हैं और दूसरे के द्वारा मिली हुई राय को भी ध्यान में रखते हैं, जिससे कि हमारा आने वाले समय में इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके। आपने गौर किया होगा कि जब हम किसी भी बात का बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करें उस कार्य को करते हैं तो वो कार्य हमारा पूर्णतः संपन्न होता है और
मीटिंग्स इसलिए की जाती है ताकि आप अपनी बातों को कम समय में सभी एम्प्लॉयज़ तक पहुंचा सकें। हो सकता है कि जो आप बातें बताओ एम्प्लॉयज़ को किसी न किसी काम है और बाद में वो काम उनको ही देगा। हो सकता है कर्मचारियों से मिले हुए राय को आप अपने इवेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, और जब आप अपनी राय को कंपनी के अकॉर्डिंग यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं उससे आपका इवेंट और ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। देन हमारे होते हैं कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है कि हमारी कम और सही और सटीक बातों को हम सभी तक आसानी से पहुंचा सकें, और यही हमारे इवेंट का उद्देश्य होता है कि यदि हम जब कॉल करते हैं और कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो कॉन्फ्रेंसेस में हम यह बताते हैं सबको कि हमारे इवेंट का उद्देश्य क्या है, इवेंट क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जाएगा, कितने देर में हो जाएगा, और प्रमुखतः इन इवेंट्स को करने के लिए आपको किन किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी आप ये कह सकते हो कि जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने के लिए हमें सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है जो कि उस कार्य की देखरेख करता है। देन हम उस कार्य से रिलेटेड एक मीटिंग करते हैं, उसके अलावा हम कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी बातें सभी तक सही समय पर और सटीक तरीके से पहुँचे। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो कि यदि हम सभी लोगों को सटीक और सही जानकारी देंगे तो उससे उन्हें कार्यों को करने में सहायता प्राप्त होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेवेंट ऑफ वेन्यू। इसमें क्या होता है कि इवेंट से रिलेटेड हमारी जो भी वेन्यूज़ होती है, या एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि बजट की बात कर सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ें हमारी इवेंट की बात होगी कि हमारा इवेंट कितने दिन तक चलेगा, कितने समय तक चलेगा, कितने डेज तक चलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उन कार्यों को करते हैं। और इस बात का ध्यान रखते हैं कि इवेंट करते समय आप जब इवेंट करें तो यह देखें कि किसी भी प्रकार से सामाजिक, क्योंकि आप सभी जानते हो कि समाज में रहने वाले लोग उस समाज के ही अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, और जब समाज के अनुसार कार्य होता है तभी वो कार्य ज़्यादा सफलतापूर्वक, जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया था कल के लेक्चर में कि टूरिज़्म हमारे देश के लिए क्यों आवश्यक है। उसी तरह जब आप देश में इवेंट्स करते हो या घर में इवेंट्स करते हो तो एक इवेंट यह ऑर्गेनाइज बताता है कि आपका कल्चर कैसा है, वहाँ पे ट्रेडिशनल फॉलो किया जाता है कि नहीं किया जाता है, क्या अभी भी आप अपने संस्कृति से जुड़े हुए हो या नहीं। एक इवेंट आपको यह बताता है कि सामने वाले पर्सन को इवेंट के बारे में जानकारी है या नहीं। दूसरा, अब आप ये देख रहे हो कि 10 में से 8 इवेंट ऐसे होते हैं जिसमें से 8 को ट्रेडिशनल तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे शादी विवाह, आपने देखा होगा कि विवाहों में आज लोग ये थीम बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे गंगा आरती का, ठीक है। उसके अलावा विष्णु पुराण में करते हैं, कैलाश पर्वत का। तो आपने देखा होगा कि आज जो आपके दूल्हे दुल्हन है वो भी इस ट्रेडिशनल को फॉलो करते हैं, ठीक। ऐसे ही अगर हम बेहतर इवेंट्स करना चाहते हैं तो हमें अपनी संस्कृति के साथ भी जुड़े रहना चाहिए। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं स्किल इंडिया मिशन पढ़ा रहा हूँ तो इसमें इवेंट का क्या होगा। जैसा कि कल भी आपको बताया गया था कि हर एक युवा के अंदर अपना खुद का स्किल होता है और वो अपने स्किल के अनुसार कार्य कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुसार जब उन्होंने 15 जुलाई 2015 को स्किल मिशन इंडिया शुरू किया तो उस समय भी उनके दूरदर्शिता के कारण ही यह मिशन आज सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आज के युवा सिर्फ अपना रोजगार ही नहीं लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। और आपने गौर किया होगा कि वो अपने स्किल को पहचान कर कहीं न कहीं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कि रेगुलेटरी कवरेज ऑफ वेन्यू। यहाँ पे क्या होता है कि हमें लोकल रूल्स और रेगुलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जब हम लोकल में कोई भी इवेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ पर सेफ्टी एंड बिल्डिंग रूल्स को फॉलो करना है। यानी अगर आप कोई भी इवेंट मैनेजर हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या वहाँ पर फायर सेफ्टी है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, एक्सेस फॉर ऑल है या नहीं, उसके अलावा फोन, ब्रेक, साउंड परमिशन, ऑफिशियल अप्रूवल,
यानी इन सभी बातों का मुख्यतः ध्यान रखा जाता है। साथ ही आप इन बातों का भी ध्यान रखते हैं कि क्या इन रूल्स को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। यह सब कार्य एक इवेंट मैनेज करता व्यक्ति के होते हैं। और जैसा कि आपको पहले भी बता दिया गया है कि जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है वही इन बातों का ध्यान रखता है। अब हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। देखिए, सेफ्टी, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब कोई भी इवेंट एक सुरक्षित इवेंट की तरह संपन्न होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान ना हो, तो उसी इवेंट को हम सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मानते हैं। उसके अलावा जिसमें हमें फायर सेफ्टी का एनओसी लेना पड़ता है, यानी जहाँ पर हम मीटिंग कर रहे हैं या इवेंट कर रहे हैं वहाँ के लोकल गवर्नमेंट से हमें क्या लेना पड़ता है, फायर सेफ्टी की एनओसी, कि यहाँ पर कोई भी आग लगी थी तो उसके बचाव के लिए या उसकी रोकथाम के लिए हमारे पास सभी उपकरण उपलब्ध है। ऐसे चीज़ें होने के बाद ही वहाँ की लोकल गवर्नर आपको इवेंट करने की परमिशन देता है। उसके अलावा इवेंट करने से पहले आपको यह बताना पड़ता है कि यह इवेंट कितने लोगों का है। इसके बाद आते हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर की, जैसे कि अगर आप जिस बिल्डिंग में इवेंट करना चाहते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या उस बिल्डिंग में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बिल्डिंग में नहीं होनी चाहिए, या बिल्डिंग की कैपेसिटी है कि नहीं उतने लोगों की क्षमता को वहन कर सके। आप पुरानी बिल्डिंग में इवेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी जर्ज होती है और अचानक ही उसमें चीज़ें बढ़ने से वो गिर भी सकती है। इसके अलावा आते हैं एक्सेस फॉर ऑल। एक्सेस फॉर ऑल का मतलब होता है कि इवेंट में उपयोग किए गए सभी उपकरणों में आपके पास एनओसी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग आपके सभी एम्प्लॉइज़ के आइडेंटिटी कार्ड, सीसीटीवी कैमरास, ये सभी उसमें इन्वॉल्व होते हैं और आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी इवेंट में सबसे मेन आपकी जो होती है सबसे पहले फूड होती है, क्योंकि किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए वहाँ पर यूज़ किए गए फूड्स ही डिपेंड करते हैं कि वो इवेंट कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। इसके अलावा वहाँ के ड्रिंक जैसे दो टाइप्स के होते हैं, एक सॉफ्ट ड्रिंक होती है और एक हार्ड ड्रिंक होती है। कभी कभी इवेंट्स में हम हार्ड ड्रिंक का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इवेंट मैनेजर को यह चाहिए कि पहले से वो डिसाइड कर ले कि हार्ड ड्रिंक को कितना सर्व किया जाए, यानी उसकी लिमिटेशन क्या हो और उसी के अनुसार उसको सर्व किया जाए, जिससे कि आपका इवेंट पूर्णतः सक्सेसफुल हो सके। इसके बाद आता है साउंड परमिट्स। साउंड परमिट्स का मतलब ये होता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे भारत में 10 बजे के बाद साउंड पोल्यूशन पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, यानी कहीं पर भी आप साउंड पोल्यूशन नहीं कर सकते या किसी भी प्रकार की तेज़ ध्वनियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इवेंट करने जा रहे हैं तो आपके पास यह परमिशन होना चाहिए कि 10 बजे के बाद आप किसी भी प्रकार का साउंड पोल्यूशन नहीं करें या किसी भी तरीके से आपकी वजह से आसपास के लोगों को इस साउंड की दिक्कत नहीं है। देन हमारा अगला टॉपिक आता है ऑफिशियल अप्रूवल। ऑफिशियल अप्रूवल आपको लोकल पुलिस थाने से मिल जाए। जैसे अगर इवेंट हमारा बहुत बड़ा होता है जिसमें हम मान कर चलते हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 लोग आने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पुलिस अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर इन्फॉर्म करते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं कि क्या हम इस इवेंट को कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ नवरात्रि में डांडिया यात्रा, डांडिया नाइट्स होते हैं, ठीक है। होली पर सभी लोग होली मिलन समारोह करते हैं, लेकिन उन इवेंट्स को करने से पहले वो आस-पास के पुलिस स्टेशनों से परमिशन ले लेते हैं, जिससे कि उन्हें ये इवेंट्स करने में सुविधा मिलती है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक। इसमें आपका रहेगा टाइप्स ऑफ इवेंट इंक्लूडिंग की बेस्ड एंड ट्रेडिशनल इवेंट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो भी इवेंट्स होते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी वो चाहते हैं कि हमारे हर एक इवेंट में अलग अलग थीम। हर एक व्यक्ति चाहता है कि जब भी उसके यहाँ इवेंट पड़े तो वो उसमें अलग थीम। लेकिन साथ ही जो कुछ लोग हमारी संस्कृति से आज भी जुड़े हैं तो वह चाहते हैं कि उनके यहाँ जो भी इवेंट्स हो या प्रोग्राम हो
तो ट्रेडिशनल ड्रेस, जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल शादियों में हल्दी के समय लोग पीले ड्रेस का चलन चल रहा है, यानी वो इस इवेंट में एक ट्रेडिशनल को फॉलो करते हैं और कहते हैं कि सभी लोग येलो कलर की ड्रेसेस पहनकर आए। मेहंदी में सभी लोग ग्रीन ड्रेस को फॉलो करते हैं। आपने गौर किया होगा कि हमारे आसपास के लोकल एरिया में जब भी कोई भी पूजा होता है या कोई ऐसा इवेंट होता है तो वहाँ पर एक ड्रेस कोड होता है। जैसे होली मिलन समारोह की ही लीजिए तो वहाँ पे कुर्ता पैजामा होता है, ठीक है, और गर्ल्स के लिए कुछ अलग ट्रेडिशनल ड्रेस। अगर डांडिया नाइट्स की बात की जाए तो वहाँ पे गरबा खेलने के लिए आपको अलग ही ट्रेडिशनल ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। आप ये भी ध्यान रखते हो कि जो थीम आप यूज़ कर रहे हैं क्या वो यूज़ होने लायक है या नहीं। दूसरा, जो भी थीम आप यूज़ करेंगे या जो इवेंट आपकी थीम बेस्ड है या ध्यान रखिए कि उससे किसी भी प्रकार की सामाजिक हानि न हो। दूसरा, उस थीम से और उस ट्रेडिशनल से हमारी संस्कृति, हमारा ट्रेड, हमारे देश के इवेंट बढ़ने चाहिए और विश्व विख्यात होने चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक जो हमारे तीन इस समय बेसिकली जो इवेंट्स हैं वो तीन सबसे ज़्यादा पहला इवेंट, सेकेंड ट्रेडिशनल इवेंट, थर्ड कॉर्पोरेट इवेंट्स। इन तीनों इवेंट्स में क्या होता है कि जो हमारे प्रीवियस इवेंट्स होते हैं वो सब एक पार्टिकुलर किसी थीम के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिसमें ड्रेस कोड होता है, जिसमें आपको एक ही तरीके की चीज़ें मिलेंगी जो पार्टिकुलर चीज़ों को बेस करता है। अब आते हैं हमारे ट्रेडिशनल इवेंट्स। ट्रेडिशनल इवेंट से तात्पर्य है कि ये हमारी संस्कृति को बढ़ाता है। यह हमें यह बताता है कि हम चाहे कितने भी बड़े हों, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन हम अपने संस्कृति को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। यानी आप यह कह सकते हो कि जो अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा होता है वह अपनी जड़ों से जुड़ा है, और जो जड़ों से जुड़ा होगा वो भी सभी आने वाले समय में तरक्की करेगा और एक समय के बाद वह हर जगह पर प्रोग्रेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है कॉर्पोरेट इवेंट। कॉर्पोरेट इवेंट्स में क्या होता है, ये इवेंट होते हैं जो जनरली आप सभी को एक मीटिंग के अकॉर्डिंग कार्य करें, जिसमें आप ट्रेड से रिलेटेड या किसी डिस्कशन से रिलेटेड इवेंट्स करते हैं। इस इवेंट्स में जनरली आपको टीम वर्किंग के लिए किया जाता है, ठीक है, वो सभी की सभी चीज़ें उसी के अनुसार इवेंट्स आप सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे आप ये समझिए कि कोई बड़ी कंपनियाँ हो या छोटी कंपनियाँ हो, मिड कंपनियाँ हो, तो बीच बीच में इवेंट्स कराते हैं ताकि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने स्टेज से दूर रहें और जो एम्प्लॉयज़ स्टेज से दूर होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कार्य कर सकें और वो कहीं ना कहीं उन कार्यों को और बेहतर तरीके से करेंगे तो कंपनी के पूर्व निर्धारित लक्ष्य पहले से आसानी से प्राप्त किए जा सके। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइनिंग प्रोड्यूसर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। यह कॉन्सेप्ट हमारे लिए इसलिए क्लियर होना चाहिए ताकि आपको यह पता होना चाहिए कि एक तो जो इवेंट मैनेजर व्यक्ति होता है जो मैनेजमेंट का पूरा काम देखता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसा कि देखिए डिज़ाइन, यानी आपको उसमें एक बेहतर डिज़ाइन की आवश्यकता पड़ती है जिसके अंतर्गत आप कार्यों को कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कार्य को मैनेजमेंट करने के लिए हमें 6 रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आप कभी भी अगर किसी भी चीज़ को मैनेजमेंट में करते हो तो सबसे पहले आपको करना पड़ता है किसी भी चीज़ के काम को करने के लिए अगर कहा जाए तो आपको 6 रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। मेन आपके 5, जिसमें पहला रूल्स आता है प्लानिंग के बाद। अब जैसे आपने अपने इवेंट के लिए एक अच्छी योजना बना कि आपको किस क्षेत्र में कौन कौन से कार्य करने हैं, कितने करने हैं, कितनी मात्रा में करने हैं, जब आपकी एक अच्छी योजना तैयार हो जाए उसके बाद हम चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। यानी आप प्लानिंग करने के तुरंत बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। यानी आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बनाते समय क्या जो हमने योजना बनाई है वह संगठन उस कार्य को करने में सक्षम है या नहीं। अगर कोई भी ऐसा तथ्य जो उसमें आपको प्राप्त होगा कि वो इससे रिलेटेड नहीं है या वो ये कार्य नहीं कर सकता तो आप क्या करेंगे, नए स्टाफों की रिक्रूटमेंट
यानी नए स्टाफों की भर्ती। यानी इवेंट मैनेजर करता कि पहली कार्य है तो वो एक अच्छी योजना बनाए और उस योजना को क्रियान्वित या सही करने के लिए या पूर्ण करने के लिए एक अच्छा संगठन बनाए। उस संगठन को यह देखे कि क्या उसमें किसी ऐसी स्टाफ की आवश्यकता तो नहीं है जो उस कार्य को करने में अक्षम है। अगर अक्षम है तो हमें नए स्टाफों की या नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। जब हम कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, अगला हमारा काम बचता है कंट्रोलिंग का, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण। क्या बोलते हैं? नियंत्रण। कंट्रोलिंग से तात्पर्य यह है कि जब आपने एक अच्छा प्लान बनाया, एक अच्छा संगठन बनाया और अच्छे स्टाफों की नियुक्ति की, तो आपको यह देखना होगा कि क्या वो सभी कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो सभी आपके कंट्रोल में है या नहीं है। क्योंकि जब ये तीनों आपके कंट्रोल में होंगे तभी आपका इवेंट पूर्णतः सक्सेसफुल होगा। अगर ये तीनों आपके कंट्रोल में नहीं होंगे तो आपका इवेंट कहीं न कहीं कुछ कमियों की वजह से अपूर्ण रह जाए। अगला आता है कंट्रोलिंग के बाद आपका डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी मैनेजमेंट को या प्रबंधक को इस बात का ध्यान देना चाहिए या इवेंट मैनेजिंग करता को कि सबसे पहले उसने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिया, भी ले लिया, कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन अगर उन्हें सही डायरेक्शन में काम करने के लिए प्रेरित न किया जाए, यानी उन्हें प्रेरणा न दी जाए, तो कोई भी इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। यानी मतलब आप ये कह सकते हो कि यह इवेंट मैनेजर कर्ता पर डिपेंड करता है कि क्या वह इन सभी कार्यों को सक्सेसफुल करके प्राप्त कर सकता है या नहीं। और इन पांचों का जो बेस होता है, अगर आप ये कहो, इन पांचों को करने कंट्रोल करके अच्छे से क्रियान्वित करने के लिए आपको चाहिए होगा एक अच्छा कोऑर्डिनेशन। यानी एक इवेंट मैनेजर करता तो एक अच्छा कोऑर्डिनेटर भी होना चाहिए या कोऑर्डिनेशन करने वाला होना चाहिए जो इन सभी के बीच में एक अच्छा चेन बनाए और उस चेन के माध्यम से अपने इवेंट एक सक्सेसफुल और ग्रैंड बनाए, ताकि जब वह कार्य को पूर्ण करे तो लोग उसकी सराहना करें और वह कहें कि नहीं, इस इवेंट से हम आकर बहुत खुश हैं। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में और एक कंट्री में एक ऐसा इवेंट होना चाहिए जिससे कि हमारे टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। क्योंकि अगर टूरिज़्म हमारे यहाँ बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश की निरंतर तरक्की होती रहती है। वो टूरिज़्म जब यहाँ भारत देश में आते हैं तो वो यहाँ की संस्कृति और बाकी चीज़ों से प्रभावित होते हैं और अपने देश में जाकर बताते हैं, और जिससे हमारे यहाँ टूरिज़्म बढ़ता है। और इसी तरह अगर हम एक अच्छी इवेंट मैनेजमेंट करता तो ये होना चाहिए। और इन सभी चीज़ों के अनुसार अगर हम कार्य करते रहें तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा जहाँ भारत में हर एक युवा के पास रोज़गार है और उसे किसी से रोज़गार मांगने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, उन्होंने पूरे 10 साल में आज तक कभी छुट्टियाँ जल्दी नहीं की। ये कह सकते हैं कि जब वो कार्य कर सकते हैं तो हम तो युवा हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। और इसी की तरह स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी और इसी के तरह हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर एक युवा में अपनी अलग क्षमता होती, जिसे अगर वो पहचान ले तो उससे वो रोज़गार खुद भी कर सकता और लोगों को रोज़गार दे सकता है। तो आइए युवाओं को फिर से शक्तिशाली और समृद्ध और उनके स्किल्स को पहचानने में उनकी मदद करें और उन्हें बताएं कि वो किस कार्य को करने के लिए ज़्यादा ठीक है। आप सभी जानते हो कि आज की युवा वर्ग हर वर्ग में कार्य कर रहे हैं। उसी तरह मैं युवाओं को भी बोलना चाहूँगा कि अगर वो अपने जीवन में ठीक है एक अच्छा प्लान बनाते हैं और एक अच्छे संगठन के साथ जुड़ते हैं और आगे चलकर सोशलाइज होते हैं और उन सभी पर उनका कंट्रोल है जो कि उनकी ज्ञान इंद्रियों से जुड़े हैं और उनकी जो ऊर्जा है वो अगर एक सही दिशा में तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के युवा भी हर देशों के युवाओं की तरह तरक्की कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में या पूरे संसार में अगर बात की जाए तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे युवा देश उस देशों से ज़्यादा। और हमारे यहाँ आपको यह बात जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे देश हैं
जो विकसित स्तर पर है, और वह कहते हैं कि यदि हमें भारत के युवा मिल जाए तो हम दुनिया में कोई भी कार्य को आसानी से कर लेंगे। तो सोचिए, सभी को हमारे युवाओं पर इतना भरोसा है। उसी के लक्ष्य में आप लोग यह समझ लीजिए कि जैसे भी आप कार्यों को करना चाहते हैं, आप अपनी छुपी हुई ऊर्जा को पहचानिए, अपने कौशल का परीक्षण कीजिए, और आप जिस भी कौशल में हैं उस कौशल का अच्छे से निरीक्षण करिए, उस कौशल पर कार्य करिए और उस कौशल पे ही आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जैसा कहा गया है ना कि जैसे संगत रखिए वैसे भाव। और कबीरदास ने भी कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन पुटी छा। यानी यह कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति आपके अंदर अवगुणों को खोजे, उन व्यक्तियों को सबसे पास रखना चाहिए ताकि वह आपकी सभी कमियों को आपसे दूर कर सकें और आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। और आप ये समझ सको कि आपके अंदर जो भी कमियां थी, जब वो एक समय के बाद दूर हो जाएगी तो आप अपने कौशल का अच्छे से विकास कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं वह कौशल आपके परिवार के, आपके गांव के, आपके ज़िले के और आपके राज्य और आपके देश के ही काम आएंगे। जैसा कि कहा गया है कि एक लकड़ी तो तुरंत टूट जाती है, लेकिन अगर दूसरे को तोड़ा जाए तो वो टूटते नहीं। उसी तरह हमारे युवा भी हैं, अगर उनके कौशल को पहचाना जाए और उनके कौशल को जगह दी जाए या एक डायरेक्शन दिया जाए तो वो उस जगह पर अच्छे से कार्य करेंगे और कहीं ना कहीं यह कार्यों को बढ़ाने के प्रति संवेदनाएँ होती हैं। उसी के प्रश्न जैसे कॉन्सेप्ट एंड डिजाइनिंग प्रोड्यूसर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, तो यह कार्य करता है इवेंट मैनेजर कि वह यह देखता है कि क्या उसका ग्रुप उसने जिस कार्यों के लिए अपने ग्रुप्स को रखा है वो उन कार्यों को समय पर और सावधानीपूर्वक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इवेंट मैनेजर करता कि यह भूमिका होती है कि वह सभी कार्यों पर समय देता है, कार्यों को ध्यान से सुनता है, निरीक्षण करता है और जहाँ पर कमियाँ होती हैं उन कमियों को दूर कर उन कमियों को दोबारा आगे देने का प्रयास करता है। और इन कमियों को जब दूर कर दिया जाता है तो इवेंट आपका पूर्णतः सक्सेसफुल होता है। जैसा कि आप जानते हो कि भारत 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से बना हुआ है। यहाँ के हर राज्य की अपनी एक अलग ट्रेडिशनल इवेंट होती है और हर राज्य जब अपने ट्रेडिशनल इवेंट को करता है तो उसकी एक अलग भूमिका होती है और वो अपने ट्रेडिशन को इसलिए फॉलो करते हैं ताकि उनकी संस्कृति विश्व विख्यात। और जब हमारे देश का विश्व विख्यात होगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हों और लोग हमारी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा जानें। कि आप सभी जानते हैं कि अब हम अपने अंतिम चरणों पर पहुंच चुके हैं। आई होप आप लोग को यह क्लास पसंद आया होगा और जो भी जानकारी मैंने दिया है वो आपके लिए उपयोगी होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी उन जानकारियों को एकत्रित करोगे और उनसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखने का प्रयास करोगे। मैं जानता हूँ कि कल सुबह हम लोग फिर मिलेंगे तीसरी क्लास में इसी समय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। कहना चाहता हूँ कि कल सुबह हम लोग फिर मिलेंगे और एक नए अमेजिंग क्रिएटिव्स के साथ फिर से नई चीज़ें सीखेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके लिए और नई चीज़ें मैं लेकर आ सकूँ जो कि आपके जीवन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी है। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी गुणवत्ता को पहचानिए और ध्यान दीजिए कि आपको किस चीज़ में आपके कौशल के विकास की आवश्यकता है। उन चीज़ों का अच्छा सा पालन करिए और उन सभी नियमों का पालन करिए जिन नियमों से आपको आगे प्रगतिशील हो सके। क्योंकि अगर आप प्रगतिशील होंगे तभी आपका देश होगा और जब आपका देश होगा तो आप भी निरंतर तरक्की करते रहेंगे और जिससे कि आपके देश के व्यापार भी बढ़ते जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इन बातों का ध्यान रखोगे और इन कार्यों को पूर्णतः संपूर्णता करने का प्रयास करोगे। मैं इसके बाद से किसी